नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे। खान सर के द्वारा एक बेहतरीन सेट बिहार दरोगा का सेट जो हम लोग देख रहे हैं, इसका सेट नंबर 8, इसका 50 प्रश्न को हम लोग बहुत विस्तार से समझने का प्रयास करेंगे। इसमें ज्योग्राफी के जो प्रश्न होंगे हम लोग उसे मैप से समझने का प्रयास करेंगे। सभी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो पूरा वीडियो आप लोग शुरू से अंत तक देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस निम्नलिखित में से कब मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस यह मनाया जाता है 18 दिसंबर को। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 18 दिसंबर को। इस दिन का उद्देश्य, ये जो दिवस मनाते हैं इसका उद्देश्य होता है लोगों को इस बात के लिए शिक्षित करना है कि हर प्रवासी का सम्मान के साथ व्यवहार करना मूलभूत आवश्यकताओं में से एक है। वही दिसंबर की बात आई तो दिसंबर के कुछ प्रमुख दिवस को हम लोग देख लेते हैं। 1 दिसंबर को मनाते हैं विश्व एड्स दिवस, विश्व एड्स दिवस। 3 दिसंबर को हम लोग मनाते हैं अंतर्राष्ट्रीय विकलांगता दिवस, अंतर्राष्ट्रीय विकलांगता दिवस। 4 दिसंबर को मनाते हैं नेवी डे यानी नौसेना दिवस। क्या मनाते हैं? नौसेना दिवस। वहीं बात करें 5 दिसंबर को मनाते हैं अंतर्राष्ट्रीय स्वयंसेवक दिवस। वहीं बात करें 6 दिसंबर को हम लोग मनाते हैं नागरिक सुरक्षा दिवस, नागरिक सुरक्षा दिवस। 7 दिसंबर को झंडा दिवस मनाते हैं सशस्त्र बलों के लिए। वहीं 10 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस मनाते हैं। वहीं बात करें 11 दिसंबर मनाते हैं विश्व अस्थमा दिवस, विश्व अस्थमा दिवस। वहीं बात करें 14 दिसंबर को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस। 15 दिसंबर को विश्व चाय दिवस मनाते हैं, विश्व चाय दिवस। वहीं बात करें 19 दिसंबर को मनाते हैं गोवा मुक्ति दिवस, गोवा मुक्ति दिवस। 23 दिसंबर को मनाया जाता है किसान दिवस। इसी दिन जो है चौधरी चरण सिंह का जन्मदिन मनाया जाता है। वहीं बात करें 24 दिसंबर, इस दिन मनाते हैं राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस, राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस। तो इसे आप लोग याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस निम्नलिखित में से कब मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस यह मनाया जाता है 14 दिसंबर को। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। कब मनाया जाता है? 14 दिसंबर को। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसमें प्रवाल भित्तियां नहीं पाई जाती है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सुंदरवन में प्रवाल भित्तियां नहीं पाई जाती है। वहीं बात करें भारतीय सामुद्रिक विज्ञान संस्थान के अनुसार भारत में प्रवाल भित्ति वाले 4 प्रमुख जो क्षेत्र है वह कौन कौन सा है। तो एक हो गया लक्षद्वीप, दूसरा हो गया कच्छ की खाड़ी, तीसरा हो गया मन्नार की खाड़ी और चौथा हो गया अंडमान निकोबार। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह जो है यहाँ प्रवाल भित्तियाँ पाई जाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। लक्षद्वीप का जो निर्माण हुआ है वह कैसे हुआ है? तो प्रवाल भित्तियों से हुआ है। बढ़ते हैं आगे। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। देख लेते हैं कौन सुमेलित नहीं है। राष्ट्रीय वन संरक्षण अधिनियम 1972, ये बिल्कुल सही है। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, ये भी सही है। जनजातीय एवं अन्य पारंपरिक निवासियों के वन अधिकारों को मान्यता अधिनियम 1990, तो ये गलत है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और वन संरक्षण अधिनियम 1980, ये भी सही है। ये जो जनजातीय एवं अन्य पारंपरिक निवासियों के वन अधिकारों को मान्यता अधिनियम यह आया था 2006 में। कब आया था? 2006 में आया था। पर्यावरण प्रदूषण से संबंधित जो कानून हुआ उसे एक बार हम लोग रिवाइज कर लेते हैं, शुरू से देख लेते हैं। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम यह आया था 1972 में। कब आया था? 72 में। जल प्रदूषण रोकथाम एवं नियंत्रण अधिनियम यह आया था 1974 में। वहीं वन संरक्षण अधिनियम अभी हम लोगों ने देखा यह आया था 1980 में। वायु प्रदूषण नियंत्रण एवं रोकथाम अधिनियम यह आया था 1981 में। वहीं पर्यावरण संरक्षण अधिनियम यह आया था 1986 में। कब आया था? 1986 में आया था। और ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण नियम जो है यह 2000 में आया था। कब आया था?
2000 में आया था। तो इसे आप लोग याद रखेंगे। बढ़ते हैं आगे। कोयले के उत्पादन में कौन से राज्य अग्रणी है, यानी कौन कौन से राज्य उसके उत्पादन में आगे है। तो 1 नंबर पे है छत्तीसगढ़, दूसरे पर है उड़ीसा और तीसरे पर है झारखंड। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कोयले के उत्पादन में। वहीं अगर कोयला का भंडारण की बात करें तो सबसे अधिक भंडार है कोयले का झारखंड में। कहाँ है, झारखंड में। उसके बाद उड़ीसा में, कहाँ, उड़ीसा में। और उसके बाद है छत्तीसगढ़ में। लेकिन उत्पादन में छत्तीसगढ़ नंबर 1 स्थान पे। अच्छा, वहीं लौह अयस्क की बात करें, यानी लौह अयस्क के उत्पादन में एफी, लौह अयस्क के उत्पादन में प्रथम स्थान पे उड़ीसा है। उड़ीसा कौन सा राज्य है, उड़ीसा है। दूसरे स्थान पे छत्तीसगढ़ है। कौन सा राज्य है, छत्तीसगढ़। और तीसरे पे है झारखंड। कौन सा राज्य है, झारखंड है। चलिए बढ़ते हैं आगे। प्रश्न है, भारत के निम्न राज्यों में से किसे चीनी का कटोरा कहा जाता है। तो चीनी का कटोरा यह कहा जाता है उत्तर प्रदेश को। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। पहले तो उत्तर प्रदेश चीनी उत्पादन में प्रथम स्थान पे था, लेकिन वर्तमान में यह द्वितीय स्थान पे है। प्रथम स्थान पे जो है महाराष्ट्र आ गया है। कौन सा राज्य आ गया है, महाराष्ट्र आ गया है। उसके बाद कर्नाटक का नंबर है, तमिलनाडु, उसके बाद बिहार का नंबर है। बढ़ते हैं आगे। निम्नलिखित में से ओलंपिक शब्द का अर्थ क्या है। तो यह एक पर्वत का नाम है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ओलंपिक शब्द का जो अर्थ होता है वह पर्वत के नाम की ओर संकेत करता है। ओलंपिक की बात आई है तो आधुनिक ओलंपिक खेल का शुरुआत कब हुआ। तो 1896। आधुनिक ओलंपिक खेल का प्रारंभ हुआ था 1896। हुआ कहाँ था, एथेंस में। कहाँ हुआ था, एथेंस में हुआ था। एथेंस में, जिसमें केवल 14 देशों ने भाग लिया था। कितने देशों ने, 14 देशों ने भाग लिया था। वहीं बात करें तो ओलंपिक कमेटी जो है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी, इसकी स्थापना कब किया था, 1894 ईस्वी में। इसका हेडक्वार्टर है लुसाने, स्विट्जरलैंड में। और इसकी आधिकारिक भाषा है इंग्लिश और फ्रेंच। इंग्लिश और फ्रेंच इसकी जो है आधिकारिक भाषा है। बढ़ते हैं आगे। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है। देख लेते हैं कौन सा सुमेलित है। लोकटक झील, बराकर नदी, बिल्कुल गलत। लोकटक झील यह मणिपुर में है, यह मणिपुरी नदी पर है। मणिपुरी नदी पर है। वहीं हरिके झील जो है यह हरिके बैराज के पास है, ब्यास और झेलम के तट पे। तो ये सही है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। वहीं अष्टमुडी झील यह केरल में है, पेरियार नदी पर। कौन सी नदी पर है, पेरियार नदी पर है। कौन सी नदी, पेरियार नदी पर है। वहीं बात करें ओस्मान झील, यह जो है मूसी नदी पर है। कौन सी नदी पर है, मूसी नदी पर है। कौन सी नदी, मूसी नदी। झील की बात आई है तो आप लोग बताएं कि ज्वालामुखी से निर्मित जो झील है उसका नाम क्या है। तो उसका नाम है महाराष्ट्र का लोनार झील। लोनार झील का निर्माण ज्वालामुखी क्रिया से हुआ। किससे हुआ, ज्वालामुखी क्रिया से। लेगुन झील की बात करें तो सबसे बड़ा लेगुन झील हो गया उड़ीसा का चिल्का झील। उसके बाद पुलिकट झील, उसके बाद अष्टमुडी झील। ये जो अष्टमुडी है यह भी एक लेगुन झील है। और कोयलेरू झील जो आंध्र प्रदेश में, यह भी लेगुन झील का उदाहरण। वहीं बात करें वायु द्वारा निर्मित जो झीलें हैं वह राजस्थान का जो झील है सांबर हो गया, जो सबसे खारे पानी का झील, डिंडवाना झील, पदभद्रा झील, लूनकरसनर झील, ये सारे जो है वायु द्वारा निर्मित झीलें हैं। अच्छा, राजसम्मत झील यह कहाँ है, राजस्थान में। हुसैन सागर झील यह आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की सीमा पर है। बढ़ते हैं आगे। प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य में पिन घाटी स्थित है। तो पिन घाटी यह किस राज्य में स्थित है। तो यह हिमाचल प्रदेश में स्थित है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हिमाचल प्रदेश में स्थित है। वहीं कुछ प्रमुख घाटियां देख लेते हैं। छत्तीसगढ़ का जो प्रमुख घाटी है वह है कांगेर घाटी। कौन से घाटी है, कांगेर घाटी। कांगेर घाटी। उत्तराखंड में है फूलों की घाटी। कौन सी घाटी, फूलों की घाटी। केरल में है शांत घाटी। कौन सा घाटी, शांत घाटी, या केरल में स्थित है। वहीं एक है नीरा घाटी। नीरा घाटी यह वेस्ट बंगाल में, पश्चिम बंगाल में है। कहाँ, पश्चिम बंगाल में। और अरुणाचल प्रदेश में है तवांग घाटी। तवांग घाटी यह है अरुणाचल प्रदेश में।
चलिए अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा पठार त्रिभुजाकार आकृति में है? तो त्रिभुजाकार आकृति में है मालवा का पठार और दक्कन का पठार। तेलंगाना का पठार या त्रिभुजा आकार में नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा एक से अधिक, यानी ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन ए और बी दोनों सही हैं। चलिए मैप में देखते हैं इसकी आकृतियाँ। तो हम लोग देख रहे थे मालवा का पठार, तो इसका आकृति लगभग त्रिभुजाकार है। कैसा है? त्रिभुजाकार। दक्कन का पठार, इसका भी जो आकृति है लगभग त्रिभुजाकार है, जबकि तेलंगाना का पठार इसका आकृति जो है त्रिभुजाकार नहीं है। तो इसमें जो है हो जाएगा कि किसका आकृति त्रिभुजाकार है, तो मालवा और दक्कन, ये दोनों का पठार का जो है आकृति कैसा है? त्रिभुजाकार है, तेलंगाना का नहीं है। पढ़ते हैं आगे। निम्नलिखित में से कपास की खेती के लिए अनुकूल कौन सी मिट्टी है? तो कपास की खेती के लिए काली मिट्टी सबसे अनुकूल है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। काली मिट्टी को ही रेगुड़ मिट्टी के नाम से जानते हैं। इसका जो काला रंग होता है वह किसके कारण होता है? तो टिटानीफेरस मैग्नेटाइट एल्यूमिना के कारण इसका रंग काला होता है। इसमें कपास की खेती की जाती है, गन्ना की खेती की जाती है, तंबाकू की खेती की जाती है। लेटराइट मिट्टी की बात करें तो इसमें लो एस एल्युमिनियम की अधिकता होती है, नाइट्रोजन ह्यूमस की कमी होती है। यह जो मिट्टी है इसे निच्छालित मिट्टी भी कहा जाता है। ये इसमें जो है काजू, चाय, कहवा आदि की मसाला और कहवा आदि की खेती की जाती है। वहीं बात करें लाल पीली मिट्टी, तो इसमें भी लोहा एल्युमिनियम की अधिकता होती है, नाइट्रोजन ह्यूमस पोटास की कमी होती है। और इसमें जो है मोटे अनाज की खेती किया जाता है, दलहन चावल की भी खेती की जाती है। वहीं बात करें जलोढ़ मिट्टी, तो पुरानी ही जलोढ़ मिट्टी को क्या कहते हैं? तो बांगर कहते हैं, और नई जलोढ़ मिट्टी को खादर कहते हैं। नई जलोढ़ मिट्टी को क्या कहते हैं? खादर कहते हैं। और इसमें जो है पोटास और चूना की अधिकता होती है जलोढ़ मिट्टी में। सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र आदि तटीय क्षेत्र में यह पाया जाता है। इसमें जो प्रमुख फसल उगाए जाते हैं वह है धान, गेहूँ आदि फसल। चलिए बढ़ते हैं आगे। प्रश्न है, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? देख लेते हैं कौन सा सुमेलित नहीं। एशिया माइनर तुर्की, बिल्कुल सही। मेसेटा पठार स्पेन, ये भी सही है। यूक्रान पठार ईरान, ये गलत है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। यूक्रान का जो पठार है वह अमेरिका में है। कहाँ है? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका यानी यूएसए में स्थित है। वहीं कुछ और पठार की बात करें तो एबिनिसिया का पठार, एबिसिनिया का पठार, यह कहाँ है? यह पूर्वी अफ्रीका में है। कहाँ है? पूर्वी अफ्रीका में है एबिसिनिया का पठार। वहीं अनातोलिया का पठार यह तुर्की में है। कहाँ है? तुर्की में है। वहीं चियापास पठार यह मैक्सिको में है। कहाँ है? मैक्सिको में है। बढ़ते हैं आगे। प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तभी हम लोगों ने देखा स्विट्जरलैंड के लुसाने शहर में स्थित है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। कहाँ है? स्विट्जरलैंड के लुसाने में स्थित है। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से मेघों द्वारा वर्षा होती है? यानी मेघ के द्वारा जो वर्षा होता है वह कौन सा मेघ से होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उच्च स्तरीय मेघ, ऑप्शन नंबर सी। पच्छाव मेघ क्या होता है? तो ये मेघ चक्रवात आगमन के सूचक होता है। अगर पच्छाव मेघ जो होता है वह चक्रवात के आगमन का सूचक होता है, चक्रवात का आगमन का सूचक होता है। जबकि कपासी मेघ क्या होता है? तो कपासी मेघ साफ मौसम की सूचना देता है, जबकि स्तरीय कपासी मेघ जो है वह सामान्यतः साफ मौसम का संकेत देता है, चलिए बढ़ते हैं आगे। और उच्च स्तरीय जो मेघ होता है इसमें लगातार वर्षा होती रहती है, उच्च स्तरीय मेघ में। प्रश्न, गुप्ता धाम कंदरा कहाँ स्थित है? तो गुप्ता धाम कंदरा यह रोहतास पठार पर स्थित है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। कहाँ स्थित है? रोहतास पठार पर स्थित है। वहीं बात करें कुटुम्बसार कंदरा यह बस्तर में स्थित है, छत्तीसगढ़ के बस्तर में स्थित है। जबकि गुरुधाम कंदरा यह भी रोहतास में स्थित है। और गुप्त गोदावरी कंदरा यह चित्रकूट पर स्थित है। कहाँ स्थित है? चित्रकूट पर स्थित है।
बढ़ते हैं आगे। प्रश्न है, केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने किस प्रजाति को बचाने के लिए फायरफ्लाई पक्षी डाइवर्टर पहल प्रारंभ किया है? तो यह किस पक्षी को बचाने के लिए किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड्स। ऑप्शन नंबर ए। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय और वन्य जीव संरक्षण सोसाइटी ने ग्रेट इंडियन बस्टर्ड की भारत में आबादी वाले क्षेत्रों के ऊपर से गुजरने वाले बिजली की लाइनों को संकेत करने के लिए जुगनू पक्षी डाइटर, जिसे फायर फ्लाई बर्ड डाइवर्टर जो नाम दिया गया है, का प्रयोग किया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न है, भारत का पहला मत्स्य पालन व्यवसाय एक्यूवेटर कहाँ स्थापित किया गया है? तो यह स्थापित किया गया है हरियाणा के गुरुग्राम में। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नवंबर 2021 में केंद्रीय मत्स्य पालन, पशु पक्षी एवं डेयरी मंत्री थे पुरुषोत्तमा रूपाला। उन्होंने गुरुग्राम हरियाणा में जो है इसका उद्घाटन किया है। बढ़ते हैं आगे। भारत की संचयी निधि पर किस किस का वेतन और भत्ते और उसके पद से संबंधित व्यय भारित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी एक से अधिक। चलिए समझते हैं कि संचित निधि पर भारित व्यय कौन कौन सा है। तो एक नंबर में हो जाएगा प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति का वेतन और भत्ते और अन्य व्यय जो है, राष्ट्रपति का वेतन भत्ते और अन्य व्यय यह भारित है संचित निधि पर। राज्यसभा का सभापति, राज्यसभा का सभापति एवं उपसभापति तथा लोकसभा के अध्यक्ष उपाध्यक्ष के वेतन और भत्ते यह किस पर भारित है? संचित निधि पर। तीसरा में हो जाएगा सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन भत्ता और पेंशन तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का पेंशन, उसका वेतन नहीं पेंशन, हाईकोर्ट का न्यायाधीश का केवल पेंशन, और भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के वेतन और भत्ता, और ऐसा ऋण का भार जिसका दायित्व भारत सरकार पर हो तथा भारत सरकार पर किसी न्यायालय द्वारा दी गई टिकरी या पंचाट तथा, और अंत में कोई अन्य व्यय जो संविधान द्वारा या संसद निधि द्वारा इस प्रकार भारित घोषित करे, तो वह जो है किस पर भारित होता है? संचित निधि पर भारित होता है, जिसका वर्णन, संचित निधि का वर्णन अनुच्छेद 266 में है। जबकि आकस्मिक निधि का वर्णन, आकस्मिकता निधि जो है, आकस्मिकता निधि, इसका वर्णन अनुच्छेद 267 में है, 267 में है। चलिए अगला प्रश्न। प्रश्न, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत राज्य विधानसभा में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है? तो वह अनुच्छेद है अनुच्छेद 332। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 332। अनुच्छेद 330 जो है इसमें लोकसभा, किसमें? लोकसभा में अनुसूचित जाति और जनजाति का जो आरक्षण का प्रावधान है, अनुसूचित यानी एससी एसटी का आरक्षण का वर्णन है लोकसभा में अनुच्छेद 330 में। 331 में लोकसभा में आंग्ल भारतीयों के लिए जो आरक्षण है, आरक्षण का प्रावधान है, वह उसका वर्णन है। और वहीं 32 में जो है यह राज्य विधानसभा में एसटी एससी के लिए, और 333 में राज्य विधानसभा में आंग्ल भारतीय के लिए आरक्षण का वर्णन है। बढ़ते हैं आगे। प्रश्न है, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को पद से हटाने या पदमुक्त करने का अधिकार है? तो यह अधिकार है राष्ट्रपति को। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, किसे है? राष्ट्रपति को है। अच्छा, यह लोकसभा आयोग की बात करें तो भारत के संविधान का जो भाग 14 है उसमें इसका वर्णन है, अनुच्छेद 315 से लेकर 323 तक इसका वर्णन है। वहीं बात करें संघ लोक सेवा आयोग के जो अध्यक्ष और सदस्य होते हैं उसका कार्यकाल होता है 6 वर्ष या 65 वर्ष, जो पहले हो, और वे अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देते हैं। जबकि राज्य लोक सेवा आयोग जो होता है, राज्य लोक सेवा आयोग, उसके अध्यक्ष एवं अन्य सदस्यों की नियुक्ति करता है राज्यपाल। कौन करता है? राज्यपाल। और पदमुक्त और हटाता कौन है? राष्ट्रपति। राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों का कार्यकाल होता है 6 वर्ष या 62 वर्ष,
इसमें 3 वर्ष का गैप है, तो इसे आप लोग ध्यान में रखेंगे। इसमें कन्फ्यूजन यही होता है कि राज्य लोक सेवा आयोग का जो सदस्य होता है उसका नियुक्ति राज्यपाल करता है, लेकिन हटाता कौन है? राष्ट्रपति। और केंद्र संघ लोक सेवा आयोग, उसमें नियुक्ति भी राष्ट्रपति करते हैं और हटा भी कौन सकता है? तो राष्ट्रपति हटा सकते हैं। बढ़ते हैं आगे। किस अनुच्छेद के तहत पिछड़ी जाति आयोग के गठन का प्रावधान है? तो यह अनुच्छेद हो जाएगा, इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 340। अनुच्छेद 340। अनुच्छेद 338 की अगर बात करें, अनुच्छेद 338, इसमें राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, अनुसूचित जाति आयोग का गठन का चर्चा है, जबकि 338 का क में अनुसूचित जनजाति आयोग का गठन का चर्चा है। अनुच्छेद 339 में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और अनुसूचित जाति के कल्याण के बारे में चर्चा किया गया है। अच्छा, पहला जो पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन हुआ था वह कब हुआ था? वह हुआ था 24 जनवरी 1953 ईस्वी को काका साहेब कालकेलकर की अध्यक्षता में इसका गठन किया गया था। अगला प्रश्न है, सरकारिया आयोग के गठन एवं रिपोर्ट प्रस्तुत करने का वर्ष है। तो सरकारिया आयोग, इसका गठन किया गया था 1983 में, उन्होंने अपना रिपोर्ट दिया था 87 में। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। केंद्र राज्य संबंधों पर सुझाव देने के लिए इसका गठन किया गया था 1983 में। वहीं केंद्र राज्य संबंधित कुछ अन्य जो आयोग था, तो उसमें था, पहला जो आयोग था वह प्रशासनिक सुधार आयोग, प्रशासनिक सुधार आयोग, इसका गठन हुआ था 1969 ईस्वी में। राजमन्नार आयोग, इसका गठन भी 1969 ईस्वी में किया गया था तमिलनाडु क्षेत्र में। वहीं सरकारिया आयोग 1983 में, और एक था पुंछी आयोग, पुंछी आयोग, इसका गठन किया गया था 2007 में। कब किया गया था? 2007 में किया गया था। चलिए अगला प्रश्न है, उपराष्ट्रपति के संबंध में सही कथन है। देख लेते हैं कौन सा कथन इसमें सही है। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। बिल्कुल सही। उपराष्ट्रपति का पद संबंधी कोई कार्य नहीं करता है, तो उपराष्ट्रपति अपने पद संबंधी कोई कार्य नहीं करता है, यह भी सही है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, तो ये भी सही है। तो आंसर इसका हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन नंबर डी। उपराष्ट्रपति जो है वह अपना त्यागपत्र किसे देता है? तो वह अपना त्यागपत्र देता है राष्ट्रपति को। किसे देता है? राष्ट्रपति को वह अपना त्यागपत्र देता है। अच्छा, उपराष्ट्रपति की बात आई है तो हम लोग कुछ समझ लेते हैं। अनुच्छेद जो है 63 क्या कहता है? आर्टिकल 36 कहता है कि भारत में एक उपराष्ट्रपति होगा, जबकि अनुच्छेद 64 कहता है कि भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। अगर उपराष्ट्रपति की योग्यता की बात करें तो उसका योग्यता अगर बात करें तो भारत का वह नागरिक हो, 35 वर्ष आयु पूर्ण कर चुका हो, राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने के योग्य हो और निर्वाचन के समय किसी लाभ पद पर ना हो, तथा वह संसद के किसी भी सदन या राज्य विधानमंडल के किसी भी सदस्य का सदस्य नहीं हो सकता है। यदि ऐसा व्यक्ति उपराष्ट्रपति निर्वाचित हो भी जाता है तो पद ग्रहण से पहले वह पद जो है रिक्त माना जाएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। प्रश्न है, सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा कब मिला? तो सिक्किम को जो है पूर्ण राज्य का दर्जा यह कब दिया गया था? तो यह दिया गया था 36वें संविधान संशोधन के तहत। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 36वें संविधान संशोधन के तहत सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था। सिक्किम जो है पूर्ण राज्य बना कब था? तो सिक्किम पूर्ण राज्य बना था 26 अप्रैल 1975 ईस्वी को। 26 अप्रैल 1975 ईस्वी को सिक्किम जो है राज्य बना था। इससे पहले आंध्र प्रदेश का जो गठन किया गया था वह कब हुआ था? तो आंध्र प्रदेश का गठन हुआ था 1 अक्टूबर 1953 ईस्वी को। उसके बाद 1 मई 1960 में जो गठन हुआ था राज्य थे वह थे महाराष्ट्र और गुजरात। नागालैंड का जो गठन हुआ था वह था 1963 ईस्वी में।
हरियाणा का जो गठन हुआ था 1966 ईस्वी में, मेघालय का जो गठन हुआ था 1972 ईस्वी में, 72 ईस्वी में मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा तीनों का गठन हुआ था। सिक्किम का 75 में हुआ था। अरुणाचल प्रदेश और गोवा इसका गठन हुआ था 1987 ईस्वी में। छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड का गठन हुआ था 2000 ईस्वी में, जबकि तेलंगाना इसका गठन हुआ था 2014 ईस्वी में। बढ़ते हैं आगे। प्रश्न है, भारत में सर्वप्रथम राजस्थान में वर्ष 1959 में पंचायती राज की स्थापना हुई थी। भारत का दूसरा राज्य कौन सा है जहां पंचायती राज की स्थापना हुआ था? तो पंचायती राज का स्थापना सबसे पहले भारत में जो हुआ था वो हुआ था 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी में। हुआ कहाँ था पहला? तो यह हुआ था कहाँ? राजस्थान के नागौर में। कहाँ हुआ था? राजस्थान के नागौर में हुआ था। इसके जस्ट बाद 11 अक्टूबर 1959 को जो पंचायती राज की स्थापना दूसरे राज्य में जो किया था वह हुआ था आंध्र प्रदेश में। कहाँ हुआ था? आंध्र प्रदेश में। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पंचायती राज की बात आई तो पंचायती राज से संबंधित, पंचायतों से संबंधित कुछ समितियां का गठन किया गया था। तो बलवंत राय मेहता समिति इसका गठन किया था 1957 में। इन्होंने त्रिस्तरीय पंचायत के गठन का सुझाव दिया था। अशोक मेहता समिति का गठन 1977 ईस्वी में किया गया था। 1977 ईस्वी में इन्होंने द्विस्तरीय पंचायतों के गठन का सुझाव दिया था। उसके बाद हुआ था GVK राव समिति, इसका गठन किया था 1985 में। कब किया था? 1985 में। और ML सिंघवी समिति इसका गठन किया गया था 1986 में। यही सिंघवी समिति के सिफारिश पर पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिया गया था। बढ़ते हैं आगे। प्रश्न है, भारतीय संविधान को अंगीकृत यानी अपनाया गया था। तो भारतीय संविधान को कब अपनाया गया था? तो 26 नवंबर 1949 ईस्वी को। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। संविधान को 26 नवंबर 1949 ईस्वी को संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था। जब यह पारित हुआ था उस समय उसमें 22 भाग थे, 395 अनुच्छेद थे, 395 अनुच्छेद थे और 8 अनुसूचियाँ थी। कितनी थी? 8 अनुसूचियाँ थी। अभी अनुसूचियाँ हो गई है 12। कितना हो गया है? 12 हो गया है। संविधान सभा की बात है तो संविधान निर्माण की प्रक्रिया में कुल कितना समय लगा था? तो 2 वर्ष 11 महीना और 18 दिन लगे थे। कुल 114 दिन इस पर बहस हुआ था। 114 दिन बहस हुआ था। चलिए अगला प्रश्न है, पाचन में भोजन के साथ मिलाने वाला पहला एंजाइम कौन सा है? तो पाचन में भोजन के साथ जो मिलने वाला पहला एंजाइम है वह इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। एमाइलेज एक एंजाइम है जो स्टार्च के हाइड्रोलिसिस को शर्करा में उत्प्रेरित करता है। एमाइलेज मनुष्यों और कुछ अन्य स्तनधारियों में की लार में मौजूद होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा एमाइलेज। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते हैं आगे। प्रश्न है, 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में जोड़े गए 3 शब्द कौन से हैं? तो 42वां संविधान संशोधन हुआ था जिसे लघु संविधान भी कहा जाता है। हुआ कब था? तो 1976 ईस्वी में हुआ था। इसमें संविधान में जो है प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए थे, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। अच्छा, प्रस्तावना में कितने प्रकार का न्याय की चर्चा दिया गया? तो यही 3 प्रकार के न्याय की चर्चा है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। 3 प्रकार का न्याय कितने प्रकार का? 3 प्रकार के न्याय। वहीं बात करें कितने प्रकार के स्वतंत्रता की चर्चा है? तो 5 प्रकार के स्वतंत्रता का चर्चा है। स्वतंत्रता कितने प्रकार का? 5 प्रकार का, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना। और वहीं समानता तो 2 प्रकार का, प्रतिष्ठा और अवसर। प्रस्तावना को संविधान की कुंजी कहा जाता है। प्रस्तावना को संविधान का क्या कहा जाता है? कुंजी कहा जाता है।
बढ़ते हैं आगे। प्रश्न है, अफ्रीकी की मूलभूत जनजाति पिग्मी किस नदी घाटी में पाई जाती है? तो पिग्मी जो जनजाति है वह किस नदी घाटी में पाया जाता है? तो आंसर हो जाएगा कांगो नदी घाटी, ऑप्शन नंबर बी, कांगो नदी घाटी। पिग्मी जो है यह विषुवतीय रेखीय अफ्रीकी जो देश कांगो बेसिन के आसपास पाया जाता है। अपनी आनुवांशिक विशेषताओं के कारण पिग्मी जो है एक विशेष प्रजाति है। इसका निवास क्षेत्र मध्य अफ्रीका की कांगो नदी घाटी है। इनकी त्वचा का रंग जो है काला होता है, बाल घने होते हैं और घुमावदार होते हैं। इनके शरीर पर अधिक बाल पाए जाते हैं। ये आखेट करने में कुशल होते हैं तथा इनकी अर्थव्यवस्था का वही आधार है, आखेट। बढ़ते हैं आगे। प्रश्न है, किस मिट्टी में केशिका यानी कैपिलरी सबसे अधिक प्रभावशाली होती है? तो यह चिकनी मिट्टी में होता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, किसमें? चिकनी मिट्टी में। केशिका जल मृदा के कणों के बीच की कोशिकाओं में पाया जाता है। यह जल संपूर्ण मिट्टी में कोशिकाओं के जाल के रूप में फैला रहता है। यह जो है पानी को पौधे अपनी जड़ों द्वारा आसानी से अवशोषित कर लेता है कैपिलरी एक्शन के द्वारा, और सबसे अधिक यह क्रिया होता है चिकनी मिट्टी में, और चिकनी मिट्टी में ही जल धारण करने की क्षमता सबसे अधिक होती है। अगला प्रश्न एस्किमो जो जनजाति है वह निवासी है कहाँ का? तो एस्किमो जनजाति वह कनाडा और ग्रीनलैंड का निवासी होते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कहाँ? कनाडा और ग्रीनलैंड। कनाडा और ग्रीनलैंड के में पाए जाते हैं एस्किमो जनजाति। कुछ प्रमुख जनजाति हम लोग देख लेते हैं। खिरगिज जनजाति, खिरगिज जनजाति जो है यह कहाँ पाया जाता है? तो मध्य एशिया में पाए जाते हैं खिरगिज जनजाति। वहीं श्रीलंका में जो प्रमुख जनजाति है जो एग्जाम में आता है वह है वेदास जनजाति। वेदास जनजाति कहाँ पाया जाता है? श्रीलंका में। वहीं बात करें मलेशिया में जो पाया जाता है वह है मलेशिया में सेमांग जनजाति। सेमांग जनजाति यह मलेशिया में पाया जाता है, मलेशिया में। वहीं बात करें रेड इंडियन तो उत्तरी अमेरिका में। रेड इंडियन उत्तरी अमेरिका। वहीं बात करें पिग्मी जनजाति, तभी हम लोग देखा पिछले प्रश्न में कांगो बेसिन। वहीं बात करें बद्दू जनजाति यह कहाँ पाया जाता है? तो अरब क्षेत्र में। वहीं बुशमैन कालाहारी मरुस्थल। आइनू जनजाति यह जापान में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? जापान में पाए जाते हैं। निग्रो जनजाति मध्य अफ्रीका में पाई जाती है। पूर्वी अफ्रीका में मसाई जनजाति पाई जाती है। माओरी जनजाति न्यूजीलैंड क्षेत्र में पाए जाते हैं। और याकू जनजाति टुंड्रा प्रदेश में पाए जाते हैं। कौन सी जनजाति? याकू जनजाति। अगला प्रश्न आहार नाल के किस भाग में भोजन अंतिम रूप से पच जाता है? तो आहार नाल का वह कौन सा भाग है जहां भोजन अंतिम रूप से पचता है? तो वह होता है छोटी आंत। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, किसमें? छोटी आंत में जो है अंतिम रूप से पचता है। वहीं जल का अवशोषण जो है वह बड़ी आंत में होता है। जल का अवशोषण बड़ी आंत में, और भोजन अंतिम रूप से पचता कहाँ है? छोटी आंत में पचता है। चलिए अगला प्रश्न, टेरारोसा का प्रारूपिक विकास उस भूभाग में होता है जिसमें क्या होता है? चूना पत्थर होता है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, टेरारोसा यह एक लाल मिट्टी होता है। भूमध्य सागरीय प्रदेशों और चूना क्षेत्रों में मिलने वाली यह मिट्टी फेरस ऑक्साइड के कारण इसका रंग क्या होता है? लाल होता है। इसमें जो है ह्यूमस की क्या होती है? ह्यूमस की कमी होती है। जब किसी क्षेत्र में जमीन के अंदर जल का रिसाव होता है तो वह मिट्टी के कई तत्वों को नष्ट या खत्म कर देता है। इससे मिट्टी में रासायनिक परिवर्तन होता है। इस प्रक्रिया में सामान्यतः जो है लाल मृदा यानी लाल मिट्टी का क्या होता है? निर्माण होता है। इस प्रकार की मिट्टी की परत कहीं मोटी कहीं पतली जम जाती है। इस प्रकार की मिट्टी से निर्मित जो क्षेत्र होता है वही कहलाता है टेरारोसा का क्षेत्र। चलिए अगला प्रश्न है, मानव शरीर का सबसे कठोर भाग कौन सा होता है? तो मानव शरीर का सबसे कठोर भाग कौन सा होता है? तो दांत का इनेमल। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दांत का इनेमल का पतला बाहरी आवरण होता है इनेमल। यह सख्त
खोल मानव शरीर का सबसे कठोर ऊतक है। ताम चीनी मुकुट को टड़की है जो दांत का वह हिस्सा होता है जो मसूड़ों के बाहर दिखाई देता है। तो मानव शरीर का सबसे अगर कठोर भाग पूछा जाए तो वह हो जाएगा दांत का इमेनल। चलिए अगला प्रश्न है एस्पेरेंटो है, तो एस्पेरेंटो क्या है? तो यह विश्व भाषा के रूप में कार्य करने के लिए बनाई गई एक कृत्रिम भाषा है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एस्पेरेंटो एक आसान और कृत्रिम अंतर्राष्ट्रीय भाषा है। एस्पेरेंटो भाषा का विकास जो हुआ है एल ज़ेमेनहॉफ ने किया। एल ज़ेमेनहॉफ ने जो है किया था, किंतु यह किसी देश की आधिकारिक भाषा नहीं है। वह देश जो विश्व में रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक है वह है चीन। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। कुछ फसल या किसी से संबंधित हम लोग देख लेते हैं। गेहूं के उत्पादन में प्रथम स्थान पे है चीन, दूसरा स्थान पे है अपना देश भारत और तीसरा स्थान पे है अमेरिका। वहीं धान का अगर बात करें तो इसमें भी प्रथम स्थान पे चीन, दूसरे स्थान पे भारत यानी इंडिया और तीसरे स्थान पे है इंडोनेशिया। वहीं बात करें गन्ना में प्रथम स्थान पे है ब्राज़ील। कौन सा देश है? ब्राज़ील। दूसरा पे है भारत और तीसरा पे है चीन। वहीं बात करें कपास, तो कपास में उत्पादन में प्रथम स्थान पे चीन, दूसरा अपना देश इंडिया और तीसरा है यूएसए अमेरिका। वहीं जूट के उत्पादन में भारत, बांग्लादेश और चीन क्रमशः पहले, दूसरे और तीसरे स्थान पर है। पढ़ते हैं आगे। प्रश्न निम्नलिखित में से कुलगड्डी में कौन सी क्रिया संपन्न होती थी? तो कुलगड्डी जो खान है वह सोना खनन के लिए प्रसिद्ध है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। कुलगड्डी जो खान है वह है कहाँ? तो वह है ऑस्ट्रेलिया में। कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया में है कुलगड्डी जो खान है। इसके अलावा अन्य जो सोना के खान की अगर बात करें तो पेंडीगटन खान, माउंट मोरसंग खान और बोडिंगटन खान, ये सारे जो है प्रसिद्ध हैं। वहीं बात करें बॉक्साइट की अगर बात करें तो ऑस्ट्रेलिया का केप यार्ड जो प्रायद्वीप है, केप यार्ड प्रायद्वीप, वह बॉक्साइट खनन के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? बॉक्साइट खनन के प्रसिद्ध है। और जबकि ऑस्ट्रेलिया का ही पिलवारा जो क्षेत्र है, पिलवारा क्षेत्र, यह लो अयस्क खनन के लिए प्रसिद्ध है। लो अयस्क खनन के लिए प्रसिद्ध है। वहीं कोयला के लिए जो प्रसिद्ध क्षेत्र है वह है अमेरिका का मिसौरी टेक्सटोन। अमेरिका का मिसौरी टेक्सटोन कोयला खनन के लिए जो है प्रसिद्ध क्षेत्र है। प्रश्न है 6 लड़के तथा 4 लड़कियां एक साथ मिलकर एक काम को 5 दिन में पूरा करते हैं। उसी काम को 10 लड़के 5 दिन में पूरा करते हैं, तो कितनी लड़कियां को इस काम में लगाया जाए ताकि सिर्फ लड़कियां इस काम को 5 दिनों में पूरा कर सके? तो प्रश्न के अनुसार 10 जो लड़का है वह किसके बराबर है? 6 यानी काम वही हो रहा है 6 लड़का और 4 लड़कियों के बराबर, 4 गर्ल्स के बराबर। तो 4 लड़का बराबर हो जाएगा 4 लड़कियां। क्या हो जाएगा? 4 लड़कियां 4 गर्ल्स। तो क्वेश्चन कह रहा है कि 10 लड़कियों को अगर इस काम में लगाएंगे तो वह काम कितना दिन में समाप्त हो? चूँकि 10 लड़का 5 दिन में कर रहा है तो लड़कियां भी कितना चाहिए? 10। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न है जहांगीर के दरबार में पक्षियों का सबसे बड़ा चित्रकार था। तो जहांगीर के दरबार में पक्षियों का सबसे बड़ा जो चित्रकार था वह था मंसूर। कौन था? मंसूर था। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। जहांगीर कला का बहुत प्रेमी था और उसके समय में चित्रकला अपने परम सीमा पर था। वही मंसूर ने साइबेरियन सारस का जो है चित्र बनाया था। साइबेरियन सागर का चित्र यही मंसूर ने बनाया था। वहीं अगर बात करें जहांगीर के दरबार में जो प्रमुख चित्रकार थे वह कौन कौन थे? तो जहांगीर के दरबार में आगा रजा, अबुल हसन, मोहम्मद नासिर, मोहम्मद मुराद, उस्ताद मंसूर, बिशन दास, फारूक बेग और दौलत। वहीं बात करें अकबर के समय में जो प्रमुख चित्रकार थे वह दशावंत और बशावन, यह अकबर के दरबार के प्रमुख जो है चित्रकार थे।
अब्दुल सम्मद भी जो है अकबर के दरबार में रहे थे और इन्हें ही अकबर ने जो है किसका उपाधि दिया था, तो सीरी कलम का उपाधि दिया था। किसका उपाधि दिया था, सीरी कलम का उपाधि दिया था अकबर ने। चलिए बढ़ते हैं आगे। मुमताज महल का असली नाम था, तो मुमताज महल का असली नाम क्या था, तो उसका असली नाम था अर्जुमंद बानो बेगम। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मुमताज महल। ये कौन था, तो यह जो है शाहजहां की पत्नी थी। शाहजहां ने 1612 ईस्वी में आसफ खां की पुत्री थी अर्जुमंद बानो बेगम, इससे शादी किया था, जिसे शाहजहां ने मल्लिकाए जवानी का उपाधि दिया था। मल्लिकाए जवानी का उपाधि दिया था। और हम लोग जानते हैं अर्जुमंद बानो बेगम मुमताज महल, इसका मृत्यु हो गया था 7 जून 1631 में। प्रसव पीड़ा के कारण इसका मृत्यु हो गया था और इसी की याद में शाहजहां ने जो है ताजमहल का निर्माण करवाया था। किसका निर्माण करवाया था, ताजमहल का निर्माण कराया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मुगल शासन में तांबे का सिक्का कहलाता था, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। मुगल शासन में तांबे का सिक्का कहलाता था दाम, जो रुपए का 40वां भाग होता था। वहीं बात करें जो चांदी का सिक्का होता था वह क्या कहलाता था, तो वह कहलाता था रुपया। चांदी का सिक्का कहलाता था रुपया और तांबे का सिक्का कहलाता था दाम। अच्छा, मुगल प्रशासन की बात करें तो मुगल प्रशासन के समय बख्शी क्या होता था, तो प्रांतीय सैन्य प्रधान को बख्शी कहा जाता था। दीवान होता था प्रांतीय राजस्व का प्रधान। खालसा भूमि क्या होता था, खालसा भूमि, तो खालसा भूमि वह भूमि होती है जो प्रत्यक्ष रूप से बादशाह के नियंत्रण में हो। वहीं जागीर भूमि जो होता था, जागीर भूमि वह तनख्वाह के बदले दी जाने वाली भूमि कहलाती थी। तनख्वाह के बदले दी जाने वाली भूमि कहलाती थी जागीर। बढ़ते हैं आगे। गुरु नानक ने अपना उत्तराधिकारी किसे नियुक्त किया था, तो गुरु अंगद को नियुक्त किया था। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गुरु नानक। सिख संप्रदाय की स्थापना का श्रेय जाता है गुरु नानक को। गुरु नानक ने लंगर जो है व्यवस्था प्रारंभ किया था। लंगर व्यवस्था प्रारंभ किया था गुरु नानक ने। इनका मृत्यु हुआ था करतारपुर में। गुरु नानक के बाद जो गुरु हुआ था गुरु अंगद। कौन हुआ था, गुरु अंगद। इन्होंने ही गुरुमुखी लिपि प्रारंभ किया था। इन्होंने लंगर व्यवस्था को स्थायी कर दिया था। इसके बाद जो गुरु हुआ था वह हुआ था अमरदास। कौन हुआ था, अंगद के बाद अमरदास हुआ था। अमरदास ने अलग से हिंदुओं के लिए विवाह पद्धति था लवन का प्रारंभ किया, विवाह लवन पद्धति प्रारंभ किया था। यही अमरदास की जो पुत्री थी बीबी भानी, उसे जो है अकबर ने जो है कई गांव जो है दान में दिए थे। उसके बाद इसका जो गुरु हुए थे वह अमरदास के बाद हुआ था रामदास। रामदास चौथे गुरु थे और इन्होंने जो है अमृतसर जलाशय खुदवाया, अमृतसर नगर की स्थापना किया और गुरु पद को पैतृक बनाया। गुरु रामदास ने। उसके बाद 5वें गुरु हुए गुरु अर्जुन देव। कौन हुए, गुरु अर्जुन देव हुए। गुरु अर्जुन देव ने आदि ग्रंथ की रचना किया, हरमंदर साहिब का निर्माण करवाया। हरमंदर जो अमृतसर जलाशय था उसके बीच में। वहीं इसकी हत्या हम लोग जानते हैं जहांगीर ने 1606 ईस्वी में कर दिया था। जहांगीर ने खुसरो की सहायता के लिए कर दिया था। उसके बाद छठे गुरु हुए गुरु हरगोविंद। गुरु हरगोविंद ने सिखों को सैन्य संगठन रूप दिया और अकाल तख्त इसकी स्थापना गुरु हरगोविंद ने किया था। किसने किया था, गुरु हरगोविंद ने। उसके बाद गुरु हुए थे गुरु हरराय। उसके बाद गुरु हुए थे गुरु हरकिशन, जिसकी मृत्यु चेचक से हो गई थी। उसके बाद हुए थे 9वें गुरु गुरु तेग बहादुर, जिसे इस्लाम न स्वीकारने पर औरंगजेब ने मरवा दिया था। और 10वें गुरु हुए थे गुरु गोविंद सिंह, जिसका जन्म बिहार के पटना में हुआ था 1666 ईस्वी में। इसे सच्चा पातशाह भी कहा जाता है। इन्होंने सिखों के लिए 5 ककार अनिवार्य रूप से कर दिया था। कौन कौन, केस, कंघा, कृपान, कच्छा और कड़ा। ये जो है गुरु गोविंद सिंह के द्वारा चलाया था। गुरु गोविंद सिंह का निवास स्थान आनंद साहिब था एवं कार्यस्थली पावता था। गुरु गोविंद सिंह ने फारसी में लिखा है जफरनामा। गुरु गोविंद सिंह के 2 पुत्र थे, फतेह सिंह और जोरावर सिंह। फतेह सिंह और जोरावर सिंह मुगल फौजदार था, वजीर खान ने दीवार में चुनवा दिया था। गुरु गोविंद सिंह ने ही पाहुल पद्धति प्रारंभ किया था। बढ़ते हैं आगे।
प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन बरकरी संप्रदाय का संत था? तो बरकरी संप्रदाय का जो संत था वह था नामदेव। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। भगवान श्री विठल के भक्त को बरकरी कहते हैं। इस संप्रदाय को बरकरी संप्रदाय कहा जाता है। बरकरी शब्द बारी शब्द अंतर्भूत है। बारी शब्द अंतर्भूत है। बारी का अर्थ होता है यात्रा करना, फेरे लगाना। जो अपने आस्था स्थान की भक्तिपूर्ण यात्रा पुनः करता है उसे बरकरी कहते हैं। वहीं आप लोग बताएं, सुहरवानी सिलसिला, सुहरवानी सिलसिला जो है यह क्या था? तो यह सूफी, यह सुहरवानी सिलसिला के जो संत होते थे वह सादा जीवन व्यतीत नहीं करते थे, यह राजकीय पद धारण करते थे। इस सुहरवानी आगे चलकर दो में बट गया, फिरदौसी में। फिरदौसी संप्रदाय, फिरदौसी संप्रदाय के संस्थापक शेख बहरुद्दीन था, जबकि सतारी संप्रदाय के अब्दुल सत्तार था। वहीं कादरी सिलसिले का संस्थापक अब्दुल कादिर जिलानी थे, जबकि नक्शबंदी सिलसिले का भारत में प्रवर्तक ख्वाजा बाकी बिल्लाह को जाना जाता है। वहीं रोशनिया सिलसिले के संपादक वाइजीद अंसारी को जाना जाता है, वाइजीद अंसारी। और भारत में चिश्ती सिलसिला सबसे प्राचीन सिलसिला माना जाता है। चिश्ती सिलसिला, जिसके संस्थापक कौन थे? तो जिसके संस्थापक थे ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। बढ़ते हैं आगे। प्रश्न है, एक साइकिल सवार 10 किलोमीटर प्रति घंटा से एक निश्चित दूरी तक जाता है और 15 किलोमीटर प्रति घंटा से वापस लौट आता है, तो कुल दूरी में उसका औसत चाल क्या होगा? तो इसका औसत चाल बराबर फार्मूला है एवरेज स्पीड बराबर फार्मूला क्या हो जाएगा? 2 गुना जाने का समय और आने का समय बटे उसका योगफल 10 जोड़ 15। तो इसे सॉल्व कर लीजिएगा। तो ये 20 गुना 15, तो 20 गुना 15 तो 300, 300 बटे 25। इसका आंसर हो जाएगा कितना? तो 12। कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। 12 किलोमीटर पर घंटा। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न है, सीता देवी, लीला देवी, चंद्रकला देवी, गोदावरी देवी तथा भारती दयाल किस कला शैली की चित्रकार है? तो यह मधुबनी कला शैली की चित्रकार है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इनमें से 2-3 व्यक्तियों को तो जो है पद्मश्री पुरस्कार से भी नवाजा गया है। बढ़ते हैं आगे। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी बिहार की लोक नृत्य शैली नहीं है? तो इसमें बिहार का लोक नृत्य शैली नहीं है तमाशा। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, तमाशा। यह महाराष्ट्र का लोक नृत्य शैली है। कहाँ का? महाराष्ट्र का लोक नृत्य शैली। गंगिया जो है यह बिहार की महिलाओं द्वारा किया जाने वाला नृत्य है, जिसे गंगिया स्तुति की जाती है। वहीं जट जटिन की बात करें तो यह बिहार में पंजाब से आए यादवों द्वारा गाया जाने वाला गीत व नृत्य है, जो वर्षा के लिए भगवान इंद्र को मनाया जाता है। वहीं डोमचक पाई जो है, डोमचक पाई या बिहार में विवाह के अवसर पर बारात निकल जाने के बाद महिलाओं द्वारा पुरुषों का वेश धारण कर नृत्य किया जाता है, वही कहलाता है डोमचक पाई। बढ़ते हैं आगे। प्रश्न, निम्नलिखित चित्रकला की शैलियों में किसका विकास नालंदा विश्वविद्यालय के कलाकारों के संरक्षण में नहीं हुआ? तो यह हो जाएगा गांधार चित्रकला की शैली। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। गांधार चित्रकला का आविष्कार जो हुआ था वह तक्षशिला विश्वविद्यालय के कलाकारों द्वारा किया गया था, जबकि नालंदा विश्वविद्यालय के कलाकारों द्वारा जो किया गया था वह बराबर की गुफाओं की शैली, भित्ति चित्रों की शैली, अजंता व बाघ चित्रकला की शैली तथा पांडुलिपियों का अलंकरण शैली का विकास जो है नालंदा विश्वविद्यालय के कलाकारों द्वारा किया गया था। बढ़ते हैं आगे। प्रश्न है, बिहार में सर्वप्रथम प्रेस की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो बिहार में सबसे पहले प्रेस की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो कमरुद्दीन अंसारी के द्वारा। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। मुद्रण कला के विकास के साथ ही बिहार में समाचार पत्रों का भी व्यापक जो है क्षेत्र व्यापक रहा था। कमरुद्दीन अंसारी ने सबसे पहले 1850 ईस्वी में इसी के आसपास सासाराम, कहाँ? सासाराम में एक प्रेस की स्थापना किया था, जबकि बिहार का सबसे पहला जो साप्ताहिक पत्र था वह था बिहार बंधु। कौन सा था? बिहार बंधु था, जिसका प्रकाशन हुआ था 1872 ईस्वी में। और इसका प्रकाशन किसने किया था? तो ये किया था केशव राम भट्ट जी ने, केशव राम भट्ट जी ने किया था। प्रश्न है, भारत का
पहला टायर पार्क कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो भारत का पहला टायर पार्क या पश्चिम बंगाल में स्थापित किया जा रहा है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। कहाँ? पश्चिम बंगाल यानी वेस्ट बंगाल में स्थापित किया जा रहा है। दोस्तों ये था खान सर के द्वारा एक बेहतरीन सेट, जिसका 50 प्रश्नों को हम लोगों ने बहुत अच्छे से समझने का प्रयास किया। दोस्तों एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है, रोज़ 2-3 सेट तो आपको रोज़ लगाने हैं। करंट अफेयर्स जो है मेरिट बनाने में बहुत मदद करता है। तो करंट अफेयर्स ये आपका पीटी एग्ज़ाम के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो करंट अफेयर्स पे आप लोग ध्यान देंगे, इसे भी क्लियर करते चलेंगे। दोस्तों अगर वीडियो वास्तव में अच्छा लगा हो तो लाइक कर देंगे और अपने अपने ग्रुप में शेयर कर देंगे। धन्यवाद दोस्तों।